अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आइटरेटिव मेथड से सॉल्व किस तरीके से किया जाता है ये समझेंगे। जब उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ज़रा सी एक रिकॉल कर लें कि हमने कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के हवाले से क्या पढ़ा था कि इफ़ द सिस्टम इज़ स्ट्रिक्टली डोमिनेंट दैन इट विल कन्वर्ज डेफिनेटली। रिमेंबर दैट कि अगर सिस्टम स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं है, यानी या तो सिर्फ डायगनली डोमिनेंट हो या ना डायगनली डोमिनेंट हो ना स्ट्रिक्टली डोमिनेंट हो, कुछ भी ना हो, तो हम बेसिकली उसकी कन्वर्जेंस के हवाले से श्योर नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि डोमिनेंट ना हो या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट ना हो वो कन्वर्ज नहीं होगा। देयर इज़ अ चांस कि वो कन्वर्ज हो जाए, लेकिन वहाँ श्योरिटी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है, श्योरिटी सिर्फ इस बात में है कि अगर सिस्टम स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है तो वो कन्वर्ज लाजमी होगा ना। एक और चीज़ समझने की है कि पिवटिंग क्या होती है। पिवटिंग में दो तरह की पिवटिंग पाई जाती है। पिवटिंग बेसिकली कहते हैं हम इंटरचेंजिंग को, इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज और कॉलम, ठीक है, या तो रॉज या कॉलम्स को। अगर इसमें जो है वो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो आप करेंगे पार्शियल पिवटिंग या फिर आप करेंगे कंप्लीट पिवटिंग, जिसे हम सिंपल पिवटिंग के नाम से भी जानते हैं। पार्शियल पिवटिंग क्या है कि ईदर यू विल चेंज अ रॉ और यू विल चेंज अ कॉलम, यानी इसमें या तो आप रॉ चेंज करेंगे या कॉलम चेंज करेंगे, कोई एक काम इसमें करेंगे, जबकि इंटरचेंज करेंगे। पिवटिंग के अंदर क्या होता है कि रॉ और कॉलम दोनों इंटरचेंज करते हैं। रिमेंबर दैट कि पार्शियल पिवटिंग में क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, या तो रॉ चेंज करने का या कॉलम चेंज करने का, कॉलम्स को इंटरचेंज करने का, तो हम जो है बेसिकली रॉ पिवटिंग की तरफ जो है वो फोकस करेंगे, क्योंकि रॉ पिवटिंग की वजह से हमारी वर्किंग जो है, यानी हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, वेरिएबल्स जो है वो चेंज नहीं होते। इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम आइटरेटिव मेथड अप्लाई करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए लेट सपोज़, अच्छा इसको हम इस्तेमाल किस लिए करेंगे, ये चीज़ भी समझ लें कि पार्शियल पिवटिंग को हम ये डायगनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट वाले क्राइटेरिया को मीट करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी एक सिस्टम ऐसा जो कि डायगनली डोमिनेंट अगर ना हो तो हम कोशिश करेंगे कि या तो पार्शियल पिवटिंग करके उसको जो है वो डायगनली डोमिनेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दें, या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम जो है वो उसके लिए हमारे पास श्योरिटी है कि आइटरेटिव मेथड के अंदर वो लाजमी कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो बहरहाल लेट सपोज़ कोई एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और एग्जांपल के अंदर एग्जांपल के हवाले से जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो डायगनली डोमिनेंट सिस्टम या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम को मीट कर सकते हैं। लेट सपोज़ एक क्वेश्चन है। लेट सपोज़ इस तरीके से अगर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिवन एज 4x + 11y - z = 33, 8x - 3y + 2x = 20, similarly 6x + 3y + 12z = 35। तो इस सिस्टम के लिए अगर आप देखें कि इसमें जो है वो आपके पास ये डायगनली डोमिनेंट सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि अगर आप डायगनली डोमिनेंट में यानी डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके एब्सोल्यूट को चेक करें कि एब्सोल्यूट ऑफ 4 जो है वो ये ग्रेटर नहीं होगा 11y और 11 और 1 के सम के इक्वल, यानी ये -1 को एब्सोल्यूट में अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर है ये 1 हो जाएगा, 11 + 1 12, और 4 जो है वो ग्रेटर दैन या इक्वल टू नहीं है इसके। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं द सिस्टम इज़ नॉट डायगनली डोमिनेंट। इसको डायगनली डोमिनेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर लेट सपोज़ हम रॉ नंबर 1 को इंटरचेंज कर दें रॉ नंबर 2 से, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो आप देखें कि इस सिस्टम को जिस तरीके से लिखा जा सकता है 8x - 3y + 2, ये बेसिकली z है, सॉरी मैंने यहाँ x लिख दिया था, 2z = 20, और रॉ नंबर 2 जो है वो रॉ नंबर 1 अब रॉ नंबर 2 पे आ गई है, 4x + 11y - z = 33, और थर्ड रॉ अपनी पोजीशन पर ही है। तो इस सिस्टम के अंदर अगर आप इसकी डोमिनेंस चेक करें तो देखें डायगनली डोमिनेंट क्राइटेरिया अगर इसके ऊपर चेक करें तो आप
देख सकते हैं कि 8 जो है वो आपके पास ग्रेटर होगा 3 और 2 के सम के। यकीन ध्यान में रखिएगा, हम हमेशा एब्सोल्यूट में देखते हैं तो हम -3 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 और 2 इन दोनों को सम करेंगे। तो 3 + 2 5 होगा और 8 जो है वो ग्रेटर दैन है 5 के। इसी तरीके से 11 जो है वो ग्रेटर होगा 4 + 1 5 के। इसी तरीके से 12 जो है वो ग्रेटर दैन है 6 + 3 9 के। अच्छा, इस ग्रेटर दैन के अंदर भी अगर आप देखें तो तीनों क्योंकि तीनों कंडीशन के अंदर कोई भी इक्वल टू की कंडीशन नहीं आई है, यानी ये एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। और स्ट्रिक्टली डोमिनेंट सिस्टम के हवाले से हमने ये कहा है कि ये कन्वर्ज लाजमी करेगा। नाउ इस डोमिनेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है कि देखें आपके पास कि इक्वेशन नंबर 1 ये मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 अगर ये है, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये मौजूद है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि x को, क्योंकि x का जो कोफिशेंट है वो डोमिनेंट है ना यहाँ पर, तो हम x वेरिएबल को इक्वेशन नंबर 1 से इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से इवैल्यूएट अगर हम x को करें तो ये हो जाएगा x = देखें 20 यहाँ राइट साइड पे मौजूद है, -3y यहाँ आके +3y हो जाएगा, +2z यहाँ आके -2z हो जाएगा। और क्योंकि x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की एक इक्वेशन यहाँ बन गई। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखें, इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए हम y वेरिएबल को इवैल्यूएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप इक्वेशन नंबर 2 से y को इवैल्यूएट करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 33 राइट साइड पे मौजूद है, -4x हो जाएगा और -z है वहाँ जाकर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आके +z हो जाएगा। और इसी तरीके से 11 मल्टीप्लाई हो रहा होगा y के साथ तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में से हम जो है वो बेसिकली z का वेरिएबल, क्योंकि z डोमिनेंट है यहाँ पर, z का कोफिशिएंट डोमिनेंट है इसलिए z को जो है वो हम इवैल्यूएट करेंगे। z को इवैल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा 35 - 6x - 3y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12 से। तो बेसिकली ये 3 आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, जिसमें x जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है क्योंकि x इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट डोमिनेंट था। y जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट डोमिनेंट था। और इसी तरीके से z हमने इक्वेशन नंबर 3 से निकाला है क्योंकि z का कोफिशिएंट डोमिनेंट था। जहन में रखिएगा कि अगर आपने डोमिनेंसी क्राइटेरिया, स्ट्रिक्टली डोमिनेंट वाला क्राइटेरिया ये फुलफ़िल नहीं किया तो ये प्रायोरिटाइज इस तरीके से चलेगा कि या तो सिस्टम स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है तो आपका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मीट करेगा, वो कन्वर्ज लाजमी होगा। अगर स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं है तो एटलीस्ट डायगनली डोमिनेंट आप बनाएं सिस्टम को, यानी अगर डायगनली डोमिनेंट किसी भी तरह से पार्शियल पिवटिंग करके आप बना सकते हैं तो आप उसको बनाएं। अब अगर आप फ़र्ज़ करें ऐसा भी हो जाता है कि डायगनली डोमिनेंट भी नहीं है सिस्टम, तो ठीक है, फिर वो सिस्टम को जितना आप डोमिनेंट बना सकते हैं उतना डोमिनेंट बना लें, यानी पहली इक्वेशन में पहला वेरिएबल मे बी के डोमिनेंट बन जाए, दूसरी इक्वेशन में जो है दूसरा वेरिएबल डोमिनेंट बन जाए और तीसरी इक्वेशन में कोई भी तीसरा वेरिएबल डोमिनेंट ना हो। तो इस तरह जितना मुमकिन हो वो बना लें, इससे आपकी कन्वर्जेंस जो है वो आपको नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल हमें ये मालूम है कि जब तक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नहीं होगा तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो है वो उसके हवाले से हम श्योर नहीं हुआ करते, कभी वो कन्वर्ज करता है और कभी वो कन्वर्ज नहीं करता। अब देखिए आइटरेटिव मेथड में, या हम अगर बात करें न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो न्यूमेरिकल मेथड के लिए बेसिकली आपके पास 2 मेथड हैं, या हम ये कह लें आइटरेटिव मेथड भी कह सकते हैं इसको, न्यूमेरिकल मेथड भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। आइटरेटिव मेथड फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसमें 2 बेसिकली हमें मेथड फॉलो करने हैं, 2 मेथड हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ जैकोबी, या इसको गॉस जैकोबी मेथड भी कहा जाता है, गॉस जैकोबी मेथड। द सेकंड मेथड इज़ गॉस सीडल्स मेथड। Now we are solving the first example by using the Gauss-Jacobi method. Gauss-Jacobi method के अंदर हम यही जो एग्ज़ाम्पल हमने सपोज़ की हुई थी अभी, जिस पे हमने डोमिनेंस क्राइटेरिया चेक किया है,
उसी एग्जाम्पल को जो है वो कंसिडर करते हैं कि हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा जैकोबी से। तो जहन में रखिएगा जैकोबी के लिए भी आपने जो है वो पहले डोमिनेंस क्राइटेरिया, स्ट्रिक्टली डोमिनेंट क्राइटेरिया वो फुलफ़िल किया और फिर उसके बाद जो है आपने ये 3 इक्वेशंस ये बना ली। तो अब देखें इन 3 इक्वेशन से जैकोबी की आइटरेटिव स्कीम क्या बनेगी कि द फर्स्ट वेरिएबल वाज x and you can say the new value of x can be evaluated n plus 1. The new value of x can be evaluated by substituting the old value of y and z in this equation. So you will have 20 plus 3y n represents the old value, minus 2z zn. Similarly, the new value of y can be evaluated by substituting the old value of x and similarly the old value of z. Similarly, the new value of z can be evaluated. N plus 1 represents a new value in a iterative form, and n represents the old value. So z n plus 1 equal to 1 divided by 12 of 35 minus 6 xn minus 3 yn. That means you can evaluate the new value of x by substituting the old value of y and z. You can evaluate the new value of y by substituting the old value of x and z. Similarly, you can evaluate the value of new value of z by substituting the old value of x and y. Now for the first iteration, remember that इट्स स्टैंडर्ड के आप जो है वो इनिशियली एक्स नॉट को जो है वो ज़ीरो सपोज करें, वाई नॉट को जो है वो, ये भी हमारी सपोजिशन होगी, जैकोबी के लिए भी ये सपोजिशन होगी और सीडल के लिए भी ये सपोजिशन होगी, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो और जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रिमेंबर दैट कि हमारे ये स्टैंडर्ड है कि हम 0 0 0 से स्टार्ट करें, अदरवाइज़ आप जहाँ से चाहे स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। मे बी कि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आप एक्स नॉट की वैल्यू जो 5 लें, वाई नॉट की वैल्यू 7 लें और जेड नॉट की वैल्यू -13 लें। तो जो वैल्यूज़ कही जा रही हैं ज़ाहिर है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, या आप वैसे भी रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 5 8 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि हम 0 0 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। नाउ फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन आप अगर देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए अगर मैं n इक्वल टू 0, ये आइट्रेटिव स्कीम क्योंकि यहाँ पे बन गई, और जहन में रखिएगा ये आइट्रेटिव स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइट्रेटिव स्कीम अगर आप नहीं लिखते तो हमें पता नहीं लगेगा कभी भी टेबुलर फॉर्म में देखते हुए कि आप किस आइट्रेटिव स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, जैकोबी को, सीडल को या किसी और मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं। आइट्रेटिव स्कीम के बगैर हमें पता नहीं लगेगा। तो बहरहाल अगर जहन में रखें n इक्वल टू 0 के लिए अगर फ़र्ज़ करें मैं काम कर रहा हूँ, यानी फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन के लिए ये बन जाएगी x n+1, यानी ये बनेगा x1 कैन बी वैल्यूएट बाय 1/8 20 + 3y0 -2 z0। आपको मालूम है y0 और z0 की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 20 डिवाइड बाई 8 ये जो है इसका पहला आंसर होगा। आप कैलकुलेटर में फ़िलहाल पहली आइट्रेशन डायरेक्टली इवैल्यूएट कर लें 20 डिवाइड बाई 8, अदरवाइज़ मैं आपको इसकी एक स्कीम बना के बता दूंगा कि इस तरीके से सॉल्व करना होगा। 2.5 जो है वो फर्स्ट ये वैल्यू आ गई। अच्छा जहन में रखिएगा जिस तरीके से हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता था आइट्रेटिव स्कीम में पहले भी, इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टॉपिंग क्राइटेरियाज होंगे। तो फ़िलहाल मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो करेक्ट करने हैं, ठीक है। गॉस सीडल में गॉस जैकोबी के लिए हम कह रहे हैं कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया विल बी करेक्शन ऑफ द 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर अपना करेक्ट करना होगा। इसी तरीके से आप देखें कि y1 की वैल्यू क्या बन जाएगी अगर हम n इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो y1 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 11 33 - 4 x0 प्लस z0। x0 और z0 क्योंकि 0 है तो लिहाजा ये डायरेक्टली 33 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, यानी y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। सिमिलरली z1 की वैल्यू इसी तरीके से हो जाएगी कि आपके पास 1 डिवाइड बाई 12 35 - 6 x0 - 3 y0। तो x0 और y0 क्योंकि 0 0 है इसलिए 35 डिवाइड बाई 12 ये इसका आंसर होगा। देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर। ये आपके पास आ रहा है 2.91667। तो बेसिकली क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस करेक्ट करने हैं, हमें अपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स कर लेना चाहिए। तो हम जो है अपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसका आंसर देख लेते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 2.9167, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। अच्छा टेबुलर फॉर्म में क्योंकि हमें वर्किंग करनी है तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे
कि फर्स्ट कॉलम हम बना लेते हैं इसमें n के लिए, यानी फॉर द नंबर ऑफ आइट्रेशन, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन है. द सेकेंड कॉलम इज़ फॉर x n+1. The third column is for y n+1. The fourth column is for z n+1. Since we have at n equal to -1, n equal to -1 पे क्या होता है, हमने ये हमेशा देखा था कि इनिशियल गैसेस को कंसिडर किया जाता है. n equal to -1 इज़ बेसिकली आर इनिशियल गैसेस, बिकॉज if we substitute -1 here, so it becomes x0. x0 is 0 here, y0 is also 0, z0 is also 0. ये ज़रूरी नहीं होता कि टेबुलर फॉर्म में आप जो है वो इनिशियल गैसेस भी लिखें, लेकिन अगर लिख दें तो अच्छी बात होगी. बहरहाल कि आपके पास कंप्लीट आपने क्या कंसिडरेशन करी है, ये जो है वो हमारे पास इनिशियल गैसेस हैं. फ़िलहाल ये हमने यहाँ पे बताया. नेक्स्ट जो है वो आइट्रेशन आपकी यहीं से स्टार्ट होगी कि आप इसे ज़ीरो लेंगे. तो ज़ीरो पे आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं कि फ़र्स्ट एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5, 3 और 2.9167. ये कुछ आपके पास आंसर आया. अच्छा, कैलकुलेटर में क्योंकि हमें 3 इक्वेशन स्टोर करनी होंगी, तो 3 इक्वेशंस को ज़रा स्टोर कर लें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपके पास दी हुई हैं. पहली इक्वेशन आपके पास दी हुई है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 20 + 3y. तो हम y को जो है वो y ही सपोज़ कर रहे हैं -2z, क्योंकि z इस कैलकुलेटर में नहीं है वेरिएबल, तो हम z की जगह m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ आपके पास पहली इक्वेशन आ गई. इस पहली इक्वेशन को लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि कैल्क का बटन प्रेस करेंगे. ये y की वैल्यू पूछ रहा है, y हमने इसको 0 दिया है और z भी हमने इसको 0 दिया है. तो पहला आंसर आपको इसने बता दिया वही 2.5. नाउ करना क्या है, क्योंकि हमें सेकंड इक्वेशन स्टोर करनी है तो हम ऑन का बटन प्रेस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपकी मेमोरी की जो है वो क्लियर हो जाएगी कैलकुलेटर की. आप जो है वो इसे AC का बटन प्रेस करेंगे या आप डायरेक्टली जो है वो क्या इक्वेशन लिखना शुरू कर सकते हैं. तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है 1/11 इंटू 33 - 4x. x आपके पास जो है वो ये मौजूद है, प्लस z की जगह हमने m सब्स्टिट्यूट किया है तो हम m ही रख रहे हैं. यहाँ पर भी कैल्क का बटन रखेंगे तो x की जगह आप 0 ही देंगे, इनिशियल वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू भी इनिशियल 0 थी, तो आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो 3 आपके पास ये आंसर आ गया यहाँ पे y का. ये सेकंड इक्वेशन जो है 1/11 वाली y की इक्वेशन है. इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन आपके पास है z की. थर्ड इक्वेशन के लिए आप जो है वो लिख सकते हैं इसी तरीके से 1/12 और उसके बाद है 35 - 6x - 3y. तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी वही कैल्क का बटन प्रेस करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया 2.9167. ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने हैं, इसलिए हम 4 डेसिमल प्लेस 4 पे हमने कैलकुलेटर को 4 डेसिमल प्लेसेस पे कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है. अदरवाइज़ अगर हमें ज़्यादा पे करना होता तो हम उसी हिसाब से 1 ऐड करके उसको फिक्स करते. नाउ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए. तो देखिए हमने क्या किया, हम बैक का बटन प्रेस करेंगे और पहली इक्वेशन यानी 1/8 वाली इक्वेशन, क्योंकि हमारी पहली इक्वेशन थी, हम पहली इक्वेशन पर आ गए. यहाँ पर पहली इक्वेशन में अब अगेन कैल्क का बटन प्रेस करेंगे. नाउ देखें अब y क्या होगा, क्योंकि ये करता किस तरीके से कि अब जब आपको x इवैल्यूएट करना है, देखिए जिस टाइम हम 2.5 ये वाला x इवैल्यूएट कर रहे थे तो हमें y और z की ये प्रीवियस वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है. जब हम y इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमने x और z की प्रीवियस वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करी. इसी तरीके से जब हम z इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमने x और y की प्रीवियस वैल्यूज़ को वो सब्स्टिट्यूट किया. यानी हमेशा प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी, प्रीवियस आइट्रेशन की जो भी आंसर्स हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो बेसिकली अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन में y जो है वो प्रीवियस यानी ये वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 3, और m जो है वो आपके पास यानी z की वैल्यू m की जगह है. यहाँ मैं याद रखने के लिए लिख भी रहा हूँ कि कैलकुलेटर में हमने इसे m स्टोर किया. तो ये जो है वो आपके पास हो जाएगा 2.9167. ये हमने जो है सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास न्यू वैल्यू ऑफ x यहाँ पर आ गई, ये है 2.8958. इसी तरीके से अब जब आप y की इक्वेशन पे जाएंगे, 1/11 वाली y की इक्वेशन थी, इस पर भी हम कैल्क का बटन प्रेस करेंगे. कैल्क में वो x पूछ रहा है. अब x की प्रीवियस वैल्यू जो है वो क्या है 2.5 है और z की प्रीवियस वैल्यू है 2.9167. तो हमने ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी. इस तरह से आपके पास y की एक और वैल्यू आ गई 2.3561.
नाउ z की वैल्यू एक और इवेल्यूएट करते हैं, z वाली इक्वेशन में जाएंगे, z वाली इक्वेशन 1/12 वाली थी, तो लिहाजा इसमें कैलकुलेट बटन प्रेस करेंगे, x की वैल्यू 2.5 है और y की वैल्यू 3 है प्रीवियस, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 0.9167। ये कुछ आंसर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन हमें परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, x की आइट्रेशन, x की वैल्यू इवेल्यूएट करने के लिए y और z हम प्रीवियस सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इवेल्यूएट करने के लिए x और z हम प्रीवियस आइट्रेशन का सब्स्टिट्यूट करेंगे और z की वैल्यू इवेल्यूएट करने के लिए x और y प्रीवियस आइट्रेशन का सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेसिकली हम जो है वो ये परफॉर्मेंस करते हैं। अगेन जो है वो हम x की इक्वेशन पर आएंगे, यानी 1/8 वाली x की इक्वेशन थी। आप चाहें तो इसे याद रख लें, चाहें तो x इक्वल टू का सिंबल आप देख सकते हैं कि ये कैल्क के ऊपर ही अल्फ़ा के साथ जब आप प्रेस करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, तो आप उससे भी x इक्वल टू करके भी इक्वेशन ये लिख सकते हैं ताकि याद रहे x की इक्वेशन कौन सी थी। तो बहरहाल हम क्या कर रहे हैं, अगेन कैल्क का बटन प्रेस करते हैं। y की वैल्यू है आपके पास प्रीवियस 2.3561, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2.9167। ओके, इसी तरीके से जो है वो आपने क्या किया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसने m की वैल्यू भी पूछी थी, मैंने गलत लिख दी वैल्यू। m की वैल्यू है 0.9167, m की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ आपके पास आंसर आया 3.1544। अच्छा, इसी तरह से हम जो है वो 1/11 वाली इक्वेशन यानी y की इक्वेशन में आएंगे, कैलकुलेटर प्रेस करेंगे, x की प्रीवियस वैल्यू है 2.8958 और उसके अलावा z की प्रीवियस वैल्यू है 0.9167, ये z की प्रीवियस वैल्यू है, तो आपके पास ये आंसर आ गया 2.0303। सिमिलरली आप जो है 1/12 वाली इक्वेशन पे जाएंगे, यानी z की इक्वेशन पे, कैलकुलेटर बटन प्रेस करेंगे, x की प्रीवियस वैल्यू 2.8958 और y की प्रीवियस वैल्यू होगी आपके पास 2.3561, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 0.8797। अच्छा, अब जहन में रखिएगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इसकी कुछ इस तरह से कि इसके 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने हैं। तो 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है x के भी 3 डेसिमल प्लेस, y के भी 3 डेसिमल प्लेस और z के भी 3 डेसिमल प्लेस, तमाम के 3 डेसिमल प्लेसेस हमें वो इक्वल सेम जो है वो हमें करने होंगे। तो बहरहाल नेक्स्ट आइट्रेशन की कैलकुलेशन करते हैं, या मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ और कैलकुलेशन परफॉर्म करके और आप लोगों को जो है वो शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है वो ये कैलकुलेशन आई है। अगर आप देखें तो x की वैल्यू 3.0419 आई है, 1.9329 y की वैल्यू है और 0.8319। इसमें अगर आप देखें तो अब तक जो है वो सिर्फ z की वैल्यू जो है वो आपके पास एक डेसिमल प्लेस पे करेक्ट हुई है, यानी 0.8 रिपीट हो गया। बाकी ना y का कोई भी एक डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ है, ना ही x का कोई भी डेसिमल प्लेस करेक्ट हुआ है। x का मेन पॉइंट तो जो है आपके पास मेन नंबर, होल नंबर जो है वो तो सेम ही आ गया यहाँ पर, लेकिन डेसिमल प्लेस एक भी करेक्ट नहीं हुआ। बहरहाल नेक्स्ट आइट्रेशन भी कैलकुलेट करके देखें, मैं पॉज कर रहा हूँ और नेक्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेट करके यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ क्या आ रही है आपके पास। ना कुछ आइट्रेशन मैंने परफॉर्म की जिसमें आप देखें कि यहाँ पर ये जो x है, x के 2 डेसिमल प्लेसेस तो करेक्ट हो गए, x के 2 डेसिमल प्लेसेस इसी आइट्रेशन में करेक्ट हो गए थे। 5 पे 6 आइट्रेशन होगी और यहाँ पर भी जो है वो x के 2 डेसिमल प्लेसेस ही करेक्ट हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो y के भी 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं, जबकि z के अंदर अगर आप देखें z के 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, हमें क्योंकि तीनों के डेसिमल प्लेसेस जो है वो करेक्ट करने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, फिर हम जो है वो देखेंगे कि 3 डेसिमल प्लेस अगर तीनों के करेक्ट हो जाते हैं तो हम स्टॉप कर देंगे। इसके आंसर जो है वो अभी मीट नहीं कर रहे, तो फ़िलहाल जो है वो मैं इसको डॉट करके लिख रहा हूँ। आप इसकी अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिएगा, मैं फ़ाइनल आंसर इसके जो मैंने कैलकुलेट किए हैं वो मैं फ़ाइनल आंसर अब यहाँ पे लिख दूँगा। सारी आइट्रेशन मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि इसकी मेरे ख्याल 2-3 आइट्रेशन के बाद जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आएगा। अभी भी यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू देखें तो 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हैं, y में जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट हैं, z की जो है वो असल में डेसिमल प्लेस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए यहाँ पे, तो इसलिए जो है वो हम इसकी आइट्रेशन फर्दर परफॉर्म करके देख रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो बहरहाल थोड़ी देर के लिए और पॉज कर रहा हूँ मैं। तो ये कुछ आपके पास रिज़ल्ट बन रहा है, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट के साथ 3.016 आंसर आएगा आपके पास।
y की वैल्यू 1.985 और z में 0.911, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, जो कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होगा। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा कुछ कैलकुलेशंस में अगर आप जो है वो कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स नहीं करते, 5 पे फिक्स करते हैं तो डिफरेंट आंसर्स आपके आ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ़ आइट्रेशन पे आपके आंसर आ सकते हैं, लेकिन 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके आंसर यही करेक्ट होंगे। तो बहरहाल दिस इज़ ऑल ऑफ द गॉस जैकोबी मेथड। गॉस जैकोबी मेथड को बस हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि हम हमेशा प्रीवियस वैल्यू को प्रीवियस आइट्रेशन के अंदर जो जो वैल्यूज़ होंगी, अगर x 3 वेरिएबल हैं, यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कुछ इस तरह है कि फ़र्स्ट वेरिएबल को हम कह रहे हैं, फ़र्स्ट वेरिएबल अगर x है तो न्यू x को इवेल्यूएट करने के लिए आप सेकंड वेरिएबल y और z इन दोनों को, यानी न्यू x को इवेल्यूएट करने के लिए y ओल्ड को रखेंगे और z ओल्ड को ही जो है वो हम रखेंगे। इसी तरीके से सेकंड वेरिएबल की अगर हम बात करें तो सेकंड वेरिएबल अगर आपके पास y है तो न्यू y इवेल्यूएट करने के लिए आप x ओल्ड को और z ओल्ड वैल्यू ऑफ z या प्रीवियस वैल्यू ऑफ z को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरीके से थर्ड वेरिएबल अगर आपके पास मौजूद इवेल्यूएट करना है आपके पास z, जो कि अगर z को अगर न्यू वैल्यू इसकी इवेल्यूएट करनी है तो x की प्रीवियस वैल्यू या x की ओल्ड वैल्यू और y की प्रीवियस वैल्यू या y की ओल्ड वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसी तरीके से थर्ड वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास सिस्टम 4 वेरिएबल्स का होता तो इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट वेरिएबल के लिए x न्यू को इवेल्यूएट करने के लिए y z और लेट सपोज के t आ जाता, उसे भी हम जो है वो t की प्रीवियस वैल्यू या ओल्ड वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते। इसी तरीके से अगर y आपको इवेल्यूएट करना है तो x z और t की प्रीवियस वैल्यू आप और सब्स्टिट्यूट करते हैं। z अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो x y और t की प्रीवियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। और जब आप t को इवेल्यूएट करने जाएंगे तो आपके पास x y और z ये तीनों जो है वो आप ओल्ड वैल्यूज़ इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रीवियस वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे जो है आपके पास सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो सिस्टम को बहुत तेज़ी से कन्वर्ज कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ कंपटीशन इसके अंदर कितनी कम हो जाएंगी कंपैरेटिव टू द क्रैमर्स रूल और समथिंग, कि अगर 4 वेरिएबल का भी सिस्टम है तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन एफर्ट हमारी नहीं लगेंगी आइटरेटिव मेथड के अंदर। इसी तरीके से अगर 9 वेरिएबल हैं तो 9 वेरिएबल के अंदर भी नहीं लगेंगी। और इसके साथ साथ हम जो है वो क्योंकि एक्सेल शीट वगैरह के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हमें फॉलो करते हुए। एक्सेल शीट अगर हम इसकी बना लें और एक्सेल शीट के ऊपर हम इसको खाली ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने से हमें जितने डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करने हैं उतने डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास आंसर फाइनल आ सकता है। फ़िलहाल जो है वो गॉस जैकोबी मेथड यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम गॉस सीडल मेथड से एक एग्जांपल करेंगे। बाकी एग्जांपल्स जो है वो आप बुक से देखें, नेट पर अवेलेबल हैं, वो आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।